was not there in our system. You know, like you said, we are just into Havan, Aarti, and then sab bhajan gaate, and then they're just like, even, and then there's so much prasad, but that part of meditation aspect was missing. And you know, like यहाँ भी मंदिर में जाते तो कीर्तन करते हैं, हनुमान चालीसा करते, तो उसके बाद मैं सबको बोलती हूँ कि 10 मिनट just take everything in and just sit quietly for 10 minutes. आंख बंद करके bring that darshan into your mind. Just बैठो 10 minutes, कोई भी नहीं सुनता है मेरा 10 मिनट का. आइडियली 20, हाँ आइडियली जो हरीश जी ने बोला 20 मिनट्स है ना, तो न्यूरो साइंस ने 20 मिनट्स को ब्रेन स्कैन एमआरआई से साइंटिफिक प्रूव किया कि यू नीड 20 मिनट्स टू चेंज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. Because I'm studying the science and our spirituality together, so I'm with the science. That's why I felt so, you know, my quest to find Harish ji and you just got fulfilled just by coming virtual and saying yes. Or Geeta ji ko thank, they pulled me in. हमारे लिए भी इक्वली वैसा है कि आप लोग हमें मिले, और सभी में एक तरह की सात्विकता है, और बस अब यह है सात्विकता जब एक यूनिफॉर्म हो जाएगी तो एक बड़ी शक्ति बने, यही हमारा. बट विद दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो आपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म किया है ना, that's absolute necessary. We have to keep both the options open forever now, because this global thing is what I was looking for. Like, because हम centers वाले करते हैं तो we are like 20 people में से 5 जन को वो knowledge होती है. आपका जो 26 years का experience, जो books आपने लिखी है with Chennai, I mean the amount of work that you have shared, it's unbelievable. Like you know, even like when I was in Kripalu school in Massachusetts, 40 years की कृपालु की और हार्वर्ड माइंड बॉडी की योगा, 40 इयर्स का योगा, सतबीर खालसा वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्चर का, वो लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं, लाइसेंस योगा टीचर्स सब अमेरिकन है. तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं द एंड में कि हमको इंडिया जाना चाहिए. तो मैंने बोला नहीं, जो आपने सीखा है इट इज मोर देन इंडिया. इंडिया इज राइट हियर इन योर क्लास इफ यू हैव द राइट टीचर्स. सो पहले मेरे को होता था क्या इंडिया जाना है, लेकिन नाउ लास्ट ईयर जब मैं पारेदा प्रवासी गंगा स्नान करके आई कुंभ मेले में, मैं इंडिया को गंगा में ही छोड़कर आई हूँ. यहाँ हमारे हडसन रिवर इज इटसेल्फ इज गंगा. मन चंगा तो तन नो इन योर माइंड देयर इज गंगा. So Hudson River, so when I guide meditation, I say that all the waters are connected to the world. If you see that water of Ganga flowing into the ocean, संस्कृत में एक श्लोक आता है, ऐसे महर्षि दयानंद ने मंत्रों और आर्ष ग्रंथों से ही सब सामग्री के रेफरेंस दिए हैं. एक जगह उन्होंने इस श्लोक को कोट किया है, और वह श्लोक है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति. कि जल से आप कितना भी धोओगे तो कहते हैं अद्भिर गात्राणि, केवल आपके अंग ही धुलेंगे, मन नहीं धुल सकता. हाँ, मन नहीं जल से केवल तन ही धुलेगा, है ना. आप कितनी बार 1000 डुबकी लगाएंगे गंगा में, मन नहीं धुल सकता. फिर वो तो प्रश्न करता है कि वो सब हम सुनते थे. आपने तो बहुत बड़ा पढ़ाई किया है विद पीएचडी एंड इंग्लिश स्कॉलर. मैं तो इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ी हूँ, तो मेरा संस्कृत तो 1 साल का था. लेकिन जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन समझती हूँ ना, तो मेरे को पूरा समझ आ जाता है. आई अंडरस्टैंड दैट बेटर एंड देन आई कैन रिलेट टू द वर्ड्स ऑफ संस्कृत. तो मेरा उल्टा लर्निंग है, इंग्लिश टू संस्कृत. So, but then I understood. अभी तक तो क्या था कि but you know, but you need all that ancient. तो जो आपने बोला ना कि अभी क्विज में, तो शंकराचार्य के हमारे घर में चतुर्मास करते थे, तो मैं सेवा करती थी. 100 जन आते थे, तो प्रसाद मम्मी को हेल्प करती थी. लाइक आई वाज ऑलरेडी इन हाई स्कूल. तो वो एंड में यही बोलता था कि सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव हर. And that is the universal peace. वो 2 सेंटेंस में सब कुछ, पूरा यूनिवर्स का पीस और धर्म सब आ जाते हैं. We were so open minded. And जब मैंने कृपालु आश्रम में गई मैसेच्यूसेट्स सीख में, तो उसमें भी वो ही लिखा है सनातन धर्म की जय हो. Then I just said that I'm in the right place. और आज भी जब शुरुआत में आपने बोला कि सनातन धर्म, I just knew. But lot of times, you know, when I go to the Vedanta classes and philosophy, we have in Manhattan Vedanta philosophy. जो लोग बड़े जो you know जो साधु लोग वेदांता सोसाइटी में जो आ जाते हैं, और they are going to such a high level of things,
तो if you have to be a scholar to understand, but you have to go to the like first grade level. हमारे जैसे first, if I'm going to learn, I want to go from first grade to college, you know, that learning skill. तो आपने हमारे को फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनाकर हमको कॉलेज ग्रेजुएट कर देंगे वेदास में. आचार्य जी, भगवती जी, इसको आप 4 o'clock के बाद आई थिंक वील हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. You have to stop us, Ankit ji. I'm going to pick your brain to learn the computer skills eventually. I'm a computer no-brainer. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. I'll get to you afterwards, after this whole training is over and you recoup. Okay, so फिर आगे बढ़ते हैं. सुमेधा जी, अंजलि जी. हाँ जी, अंकित जी, मुझे एक बार if you can make me host, I have to co-host either way. I just want to be able to paste the link for everybody to be able to upload their lessons so that we can see everybody. Okay, so welcome back everyone from the breakout rooms, and I had been getting good feedback from all the co-hosts who were coming in and visiting you all. We will be watching your presentations in a minute, but before that, I am going to post a link in the chat. Once you will open that, I will walk you through how you can upload your lesson, and not only your lesson plan, you would be able to see everybody else's lesson plan as well. So don't do anything, just watch how I am doing it, and then I will again do it one more time with you step by step. So the link that I'm sharing here in the chat is what you would click on, and I'm going to share my screen now. And when you click on that link, it should open Naitik Shiksha lessons. It will open this drive. It has a backup Naitik Shiksha lesson textbooks. Don't worry about all these 3 files. What you will be doing here is you need to upload your lesson here. So you have made your lesson with your name right here. That's what we were talking about, that this is your template and you have put your name here. What you will be doing is you will go here on top here where it says Anjali DAB lesson plan. For you, it should be saying your name because that's what I asked initially to start. Take your name away and please write the name of the grade. So grade 1. और अगर आपको book का नाम पता और grade का भी नहीं लिखा है उसमें, so please write book 1 lesson 1 L1. So we will know it is book 1 lesson 1. If it is book 2 lesson 2, then please write that, or if it is book 3 lesson 1, please write that. So if it is book 3 lesson 3, please write book 3 L3, and so you can leave the rest of the part so that we know this is the lesson plan. So this is your first of all, you will be renaming it and you will be opening the link that I have given you in the chat. So I will pause here. First thing, you will go to the link that I have given in the chat. Please click on that link. It will open up that drive. Leave it open on there. Go to your template and please change the name. And I will tell you the next step. Ankit ji, are you able to click on the link? हाँ जी, ये read only link है. कुछ change करना पड़ेगा. I did make it that it should be. Is it saying read only, Ankit ji? Because I did. Yeah, I'm not able to upload. Yeah, I tried. Okay, I tried to make it edit, but let me. Ankit ji, it's on editor. I changed it. I had done it. Anyone with the link, it says. Okay, yeah. As long as after they sign in, right? Okay. Yeah, people will have to sign in then. Yes. Okay, they have to sign into their Google account. Is that? हाँ जी, correct. हाँ जी. So I was wondering they should be in their Google account because they are working on the slide. हाँ जी. Yes, it should work then, right? It should work. Okay. So step 1, please click on that link. It should open an Naitik Shiksha lessons screen, and I'm going to share my screen again. So please go ahead and do that. And when you click on that link, you should see this Naitik Shiksha lessons screen right here. And then you will go to your lesson and you will rename it book 3 lesson 3 या जो भी है book 3 lesson 1, whatever name was there, and please do that. अंकित जी, हाँ जी आचार्य जी. बेटा मैंने ना रिकॉर्डिंग क्योंकि शुरू नहीं हुई थी तो मैंने इस पे शुरू कर दी है ऐसे,
पर आप तो आपके वहां से होगी तो क्लाउड पर हो रही है, क्योंकि मेरे तो सिस्टम पर ही होती है। हाँ जी, नहीं नहीं, क्लाउड पे करनी है। तो मेरे पास क्लाउड का ऑप्शन नहीं है, तो मैं बंद कर देती अच्छा, हूँ, आप शुरू नहीं करो। नहीं, आप अब करते रहिए वरना ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, अभी अभी चलते रहने दीजिए। ओके। All right. Anybody wants me to wait here at this step? I'm hoping that everybody, whoever in your team had the template, is able to now open it and rename it. Once you are done with that, this is the step where you are moving this plan from your folder to the Naitik Shiksha drive that we have just shared with you. So what you will be doing is you will be going to File, and you will go to Move, which is here. And this is going to move your lesson from here to the drive. And you might would see, now this would be a little different for everybody. You might will be here on my drive. Please go to shared with me, because we have shared that Naitik Shiksha drive with you. So go to shared with me, and you should see Naitik Shiksha, the one that we just talked about. Here I am seeing DAVSS. Let me see. For me, it is a little longer. It should be Naitik Shiksha lessons for you, and you can hit move. It should move your lesson here. But if you're not able to find it, there's another way we can help you with, but this would be faster. So that's why we are following this. Just go to File and Move. When you go to Move, you have to go to Shared with Me, and then you look for that Naitik Shiksha lessons. So if you are here, you go to Shared with Me. From Shared with Me, look for Naitik Shiksha lessons. That is the folder we just allowed you to go in. But if you cannot find that folder, please tell me. We will do the other way to upload. So you should have Naitik Shiksha lessons, and you should just say move here. It will move it over there. So when I say move here, it will ask me a few things here, and I say move. I will go back to this Naitik Shiksha lessons, and I see here, oh, I am already seeing a lot of lessons here now. Oh, very nice. So I'm seeing book 4, lesson 2, book 7, lesson 1, kindergarten, lesson 3, awesome, grade 8, lesson 1. Book 3, lesson 1, awesome. If anybody has any issue in doing that, please speak up, let us know. I can help you. I can look at your screen and we can work on it together. But if you're able to upload, please go ahead and do that. So this is the Naitik Shiksha lessons folder right now. Yes. I want to ask Anjali Arya ji कि वो कर रहे हैं कि मुझे करना है? कोई कर रहा है करना वो तो I think she left. She said she was going to leave at 3:30. So, Okay. Thank you. you have to मैं do करती हूँ. Mhm. So I can see a lot of you have already uploaded the lessons here. So you can see everybody else's lesson plans as well here. So hopefully we have some plans here ready for your first class. You guys can access it from here and work on it. If we change or give you another location, we will email you. But this is for our lessons for now. We will be requesting you all to do a quick 3-minute presentation, 3 to 4 minutes presentation of each lesson. Talk about what did you cover between 3 to 5 minutes, and then share your lesson with everybody so that we all can see what others did in their breakout rooms. And this will be a good lesson for you as well, how you will be presenting and teaching this lesson to your students. Of course, the lesson you have planned is for 35 to 40 minutes, but you are summarizing it in 5 minutes, and how you're going to deliver it, what's your plan, how it was when you were working with your team. And if you still have any doubts, do you feel confident enough now to go back and do your own lesson plans with your own team, with your assigned classes? That was the whole point of giving this workshop today. All right. So anybody whose group was not able to upload, please speak up. I can help you. Otherwise, we can move on with the presentations now. So you all should have one person in your group, or 2 people, or all 3 of you can present together. We're totally okay. Just let us know who would like to start so that we can start sharing, give you the permission to share the screens.
very quickly, group one, Darshika ji, I don't know if you were able to upload. I didn't see our file there. If any issues, Anjali ji can help us. I see kindergarten lesson 3 here. Is that not the one, Sumita ji? No? No, we had a kindergarten lesson too. Oh, okay. Yeah, I was not able to upload it. I'm having issues. I'm just trying to sign in because it was first logging to, I guess, the school account. It didn't allow me to do it. I'm trying it again after logging into my account now. Okay. All right. Thank you. Yeah, we can come back then, Anjali ji, if we still have issues, but we can start with the other groups then. Okay, no problem. We can do that. If the problem still stays, just let me know. I will make a separate breakout room. Sumita ji, you, me, and Darshika ji can go in that room. We can do our technical work, and presentation will not be interrupted. We will not put everybody on hold. So don't worry, Darshika ji, if there's still a situation, just put it in chat, and I will put you. I was able to do it. I just did it. Okay. I did the other way by uploading it rather than Yeah, doing. you can do it that way as well. All right. Okay. Thank you. So we can start with room number 1. Go ahead. You can share your screen. The share screen button is at the bottom. And you can open your presentation from the Natik Shiksha Drive where you have just uploaded, and go ahead and share that with us. Go ahead, room number 1, please. I'm just going, as you start, I'm just going to put a timer for about 4 minutes so that it gives you, a thing to let you know that we are almost there, so that you can start winding up. Sumita ji, are you guys going to share the screen, or how are you guys progressing? Yeah, I was going to share the screen. Okay. All right, go ahead. Can you all see my screen? Yes, we can see that. Yeah, so our chapter was Maharishi Dayanand ji. And we still don't have the link from Acharya ji, so I haven't attached it over here yet, which we'll do it later. And so our objective was, who is Maharishi Dayanand ji? Why is he an important figure? What are his contributions? What is Arya Samaj, and when was it founded? How many Vedas are there, and what are the importance of them, if you want to talk a little bit more depending on the age group. And these are the questions. You see the picture that is on the left. We're going to ask them, do you recognize this picture? Whose is it? And then what does DAVS stand for? Who is the founder of the Arya Samaj? Have you heard the name Maharishi Dayanand, and anything more facts about him? And then, so we're going to learn more about him today. And this is the YouTube link that I got it from the resources that Acharya ji shared earlier with us, which is about the film about the Maharishi Dayanand ji. Then we're going to read the chapter from the book, and then showing them the pictures of the Arya Samaj that normally we celebrate and everything, all the events, so they know what is Arya Samaj. Then there is a quiz at the end of the lesson. We will go through with them. There is a drawing and the coloring picture also available at the end of the lesson. We'll do that one with them. And then we're going to ask them questions like, as you see that Maharishi Dayanand has memorized all the Vedas and stuff. So what you will like to do something in your life? Have you heard about fasting? What is it? Have you ever fasted in the past? Then talk to your siblings and family about what you learned today in the school. And then any difficult task that you would like to complete with a strong determination in the past that you have already did, or you would like to do it in the future, because that was a big example in the lesson of Rishima. I guess that's it.
Thank you. Thank you. Anybody else, if you have any questions, or Acharya ji, if you have a feedback or anything you want to tell us about the lesson, then we can have that, and before we move on to the next lesson. बेटा सुमेधा जी ऐसे बता देंगी अच्छे से, पर एक तो सेंटेंस में कहें तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स है ना, एक लेसन का एक ही ऑब्जेक्टिव रखिए, 4-5 लिस्ट जैसी बच्चों को देने से थोड़ा वैसे हो जाता है। और इसमें इस एक सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव बताना हो तो ऐसे है कि महर्षि दयानंद के बारे में बच्चों को परिचित कराया जा रहा है, बाकी डिटेल्स पॉइंट जो है वो आपके बाद में आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव हर लेसन का एक ही रखिए, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जैसा मत करिए कि ज्यादा बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं फिर टीचर के, क्योंकि आप भटक जाएंगे अदरवाइज 5-6 ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो। हाँ जी, thanks for that, Kavita ji. मैं तो actually थी, I was in the breakout room 1 with the team. So point noted. We wrote the objectives for the teachers, for our understanding कि हम इस lesson से किन main points को convey करना चाहते हैं. We were not planning to present the objective slide to the children. But you're right, अगर हम वो slide भी बच्चों को दिखाएंगे तो काफी कुछ हो जाता है, and yeah, it can get confusing. For our purposes, we just wanted to highlight for ourselves that these are the points we want to convey through the lesson. Just a quick add on to that. There are times when we want to add certain things that we want to keep for ourselves. We can keep them at the bottom in the speaker notes. Hanji. So that will help us to see those, and that will not show it to the kids. Also, our plan was to add more pictures and stuff later on because they are the little kids. So of course they won't understand all the writings. So we will be definitely adding the pictures and stuff according to the grade level. That was the other idea. I will say, Anjali ji, overall, I mean, your first training session was very good because the team just got started right away. They grabbed the template, they made a copy, and we got going. And as you saw, Darshika ji, she even pulled the YouTube video from Vedyas. Yeah, that was the link. Post किया था कि दयानंद जी का एक वीडियो है, पहले बच्चों को वो दिखाया जाए. So it was very impressive, the team. Yeah. Everybody did a great job there. Thank you. Thank you, room number 1. You guys really have done good job there. Breakout room number 2. Can you all please start sharing the screen and present? There will no room number 2. No room number 2. So we had 3, right? I think 3 was there. Yeah. Yeah. So we had number 3. I think 5 and 6 also was some. Yeah. 4 were, I think 2 and 4. I could not see anyone there. Okay. 8. Room number 8, of course. Okay. So we have number 3 now then. I could go ahead and share, I guess, because I have this on my system. Give me 1 second, please. Yeah, I don't know how to show this as a slideshow view, but up there, present. There's a present button up on the right, Matriji. Yes. Okay. I hope you can. Okay, does that work? Yes, we can see that. So after the overview and purpose link, our objectives, I just put all of these in brackets, but we discussed objectives that these are what we're going to be working on. And after Acharya ji just told us to put one objective, then I changed this to understand meaning of namaste and why should we treat people with respect. That is going to be the objective. And we came up with warm-up activities. Our questions would be, how do you greet the people that you meet daily? And we were going to ask, how do you greet your parents? How do you greet your friends? How do you greet elderly relatives? And what we were focusing on is, like, since this was a grade 2 level course, we could ask the children, since they would be already exposed to other languages, we wanted to relate it to other cultures. So if they know Spanish or Gujarati or Telugu, what do they say in other languages? And then the remarks would be, we would proceed with saying, we will learn about the special Indian way of greeting today. And then, and our activity was going to be story read aloud.
And we put a link in here to link it to the Naitik Shiksha lesson. And then we made a few slides for the activity. And then we included a physical activity of actually getting up and doing Namaste as a class together. And then we made a small quiz at the end of it. So maybe this lesson might go on over a couple of sessions, not just one class. And then the wrap up would be, there was a coloring sheet in the textbook, which we were going to share and encourage the children to share as a follow-up activity at the next class. And the last wrap up would be to just encourage the children to stand up and greet their neighbors. So these are a few of the slides we made to encourage the children's participation, to greet and Namaha and Te. This is a Sanskrit word, explained to the children about what are the parts of Namaste and why do we say it. And how the speaker notes would include notes on what would be the response. So the textbook shows that the children will get blessings in response to Namaste. So we were going to explain Ayushman Bhava and the things related to Namaste. And then we were going to do the activity on this slide also about how to get up and the exact mechanics of how to hold your hands together and how to bow in the correct posture. And then this was our quiz. When should you do a Namaste? Who can you say Namaste to? How should you respond? And why should you do Namaste? That was the whole point of it. And then we were ending with a slide. Upasana ji said, we have to include why Namaste is so popular now. So, and the wrap up again, I don't know, I think we just did all the slides here. So greet your neighbor and share the coloring page. That was a presentation. Can you please go back to the quiz slide? Yes. So this is something I really want to highlight. I had been teaching since last 12 years. We always try to prepare our questions based on Bloom's taxonomy, where we try to cover first questions based on what, when, who, and where. Simple basic level questions. और उसके बाद उससे थोड़े हम higher order questions पे जाते हैं, how that happened. So that kind of taps बच्चों का brain थोड़ा सा और आगे जाके कि उनको simple तो पता है understanding, but remembering and understanding हम check कर रहे हैं. Then Anjali ji, we can, yeah, now you're back. Yeah, so you can see what and when and who may, majority of the class is participating. Slowly जैसे order change होता है questions का, थोड़े higher order thinking questions में आप जाते हैं, you will see बच्चों का थोड़ा सा, you will see जो ज़्यादा higher order thinking है उनका आएगा. That will also help you understand your kids in the class. And also this hierarchy of question should be a part of our lessons, should be a part of our teaching. Even in general, अगर हम introduce भी कर रहे हैं, अगर हम what, when, how, where के बाद how, why, and the last one is what if. How can you implement, or have you seen that in your real life, or when have you done Namaste, or when do you do that, and how do you do that? So when you apply all of this in the real life as well, it brings the connection. So this was a good order of questions that you have put. Very nice. Thank you. Let me add one thing more, Mateji. It was indeed very good. इसमें यह है क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है, जैसे अंजलि जी ने भी कहा कि हायर लेवल वाले भी आ सकते हैं, और यह एक ऐसा चैप्टर है कि यदि 6th ग्रेड में भी नया बच्चा आ रहा है, इवन 8th में भी मान लो कोई बच्चा आ रहा है, तो ये बेसिक्स चीज है जो हर बच्चे को फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट क्लास के तौर पर बताई जा सकती हैं. इसमें एक बहुत अच्छा एलिमेंट ऐड किया जा सकता है कि यह हाथ जोड़कर नमस्ते करना केवल जो आपके सामने व्यक्ति है जीवित, उसी के लिए पॉसिबल, उसी के साथ होता है ना. अब आप ऐसे नहीं है कि कोई, जब जैसे ईश्वर है तो ईश्वर के हर किसी को अलग मेथड है, अलग टेक्निक है उसके प्रति अपनी रेस्पेक्ट दिखाने की. जैसे माता पिता हैं हमारे, अगर हम माता पिता को, क्योंकि हम यहाँ पर कहेंगे कि नमस्ते का अर्थ है कि हम आपका आदर करते हैं, आपके आगे झुकते हैं हृदय से, तो अब जैसे माता पिता हैं, अब कोई व्यक्ति 10 बार अपने माता पिता के आगे ऐसा करता रहे, लेकिन माता पिता की चीजों, उनकी वैल्यू, उनकी इच्छाओं की, उनकी फीलिंग्स की कोई रेस्पेक्ट अंदर से ना हो, तो इट इज वर्थलेस, है ना. तो असल में है कि टू शो आवर रेस्पेक्ट, टू हैव दैट रेस्पेक्ट
in your behavior, है ना, all the time, कि एक दूसरे को ऐसे नहीं है कि आपने मैकेनिकली ऐसे कर लिया और हो गया। और फिर यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे बड़े आए तो अब जाकर आप किसी दीवार के आगे या किसी इसके आगे, जैसे अब हमारे पेरेंट्स ना रहें, मेरी माँ नहीं है या मेरी दादी नहीं है और मुझे उनके प्रति अपनी रेस्पेक्ट दिखानी है, तो हाउ कैन यू, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप जाओ उनकी फोटो के आगे, फोटो तो जड़ पदार्थ है, उससे उस फोटो को कुछ नहीं मिल रहा, वो तो प्रिंट आउट लिया हुआ है, उसको फ्रेम कर दिया, दैट शी और ही इज नॉट माय ग्रैंड पेरेंट्स और मदर और एनीवन। तो उनके प्रति है, तो जिस वैल्यू को वो जैसा आपको बनाना चाहते थे, वो परिवार को जोड़ के रखना चाहते थे, वो चाहते थे कि आपकी बॉन्डिंग रहे फैमिली में, ऑल दोज वैल्यूज विल बी, ये इतना अच्छा ये चैप्टर हो सकता है हर ग्रेड के लिए। और अगर आपने इंडियन बच्चों को या दुनिया के किसी भी बच्चे को खाली इसके थ्रू केवल इतना भी अगर मैसेज दे दिया ना कि आपको ईश्वर के प्रति रेस्पेक्ट, क्योंकि हमारे ऊपर जो 3 ऋण की हम बात करते हैं, किसानों जो अन्नदाता जो हमारे लिए खेतों में अन्न पैदा करता है, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हाउ टू शो योर रेस्पेक्ट टू देम, खाली वर्ड से थैंक यू बोलना या नमस्ते कहना इज नॉट सफिशिएंट, ये हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा चैप्टर हर ग्रेड के लिए बन सकता है, वंडरफुल चैप्टर हो सकता है ये, है ना। और आप तो आर्य समाज की पृष्ठभूमि की हैं, आप समझ रही हैं कि मैं कुछ चीजें नहीं बोल रही हूँ अभी यहाँ पर, मेरा अभिप्राय कितनी सारी चीजों को मैं एड्रेस कर रही हूँ, इतनी बात जो जितना कह पा रही हूँ उसके थ्रू, है ना। बिल्कुल। तो बच्चों को एक बहुत बड़ा मैसेज मिल जाएगा खाली इस नमस्ते वाले चैप्टर से ही। आप उनको जिंदगी का एक लेसन, रिलेशनशिप्स, सोशल जो जिसे कहना चाहिए, उनके जो तीनों ऋण वाली बात है, अगर किसी ने ये तीनों ऋण चुकाने वाली भावना वाला भी मैसेज समझ लिया तो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, बहुत सारे कनेक्शंस तो बना सकते टीचर, हैं जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, है ना? डिफरेंट तो वर्जन्स बहुत अलग सारे अलग लेवल बच्चे, के लिए अलग अलग वर्जन्स डेवलप हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि यह लेसन हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट डे जब भी टीचर्स क्लास में जाएं वो मतलब ये इस बेसिक, लेसन को, इंटरमीडिएट और एडवांस हो सकते हैं ना, बेसिक, जी जी जी, इंटरमीडिएट और एडवांस सभी ग्रेड के बच्चों के लिए है। और ये हिंदी में भी काम आएगा, नैतिक शिक्षा की क्लास में भी काम आएगा। तो हमारे हिंदी के टीचर्स भी इससे कंटिन्यू, और बेसिकली हमारी नैतिक शिक्षा और हिंदी के लगभग एक जैसे ही टीचर्स होंगे, कुछ एक चेंज हो सकते हैं। तो ये लेसन दोनों क्लासेस में कभी भी कोई बच्चा आ रहा है, किसी भी साल आ रहा है, इट कुड बी वेरी यूजफुल एंड इम्पैक्टफुल टू। जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जो स्टोरी रीड अलाउड है उसमें ये आपने जो भी बोला, जितना स्पिरिट है लेसन के पीछे, वो स्टोरीज में बिल्कुल इट इज कमिंग अक्रॉस इजीली। So I don't know if the story read aloud, how long we are supposed to spend in each class. I think you'll have to gauge it, but the stories itself, they were very impactful. वो बताना। जी जी जी, थैंक यू Thank you, Maitri ji. Thank you so much. Very nice presentation. All right. So we can move on to our next breakout room. That was breakout number. एक मिनट, ये जो नमस्ते का चैप्टर था बहुत अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। ये शायद चैप्टर को जब मैंने देखा होगा तब मैं अपना कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाया होऊंगा एज एन एडिटर। इसमें 2 बातें मुझे लगी हैं थोड़ी कम है, लेकिन मैत्री जी ने एक बात जोड़ दी है। 2 पॉइंट ये है कि दूसरे टीचर भी इसका ध्यान रख सकते हैं। ये हमारा नमस्ते ऐसा है कि कोई किसी को भी बोल सकता है, बड़े छोटे को भी, छोटा बड़े को भी, ऐसे से। ये बात तो मैत्री जी ने स्लाइड में, अंतिम स्लाइड में डाली थी, लेकिन इसके साथ एक और बात हम जोड़ सकते हैं कि ये दिन के किसी भी समय बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का रिवाज है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है सुबह का समय है या दिन में क्या है। तो नमस्ते की बेनिफिट में ये भी एक चीज पॉइंट है। थैंक यू। Thank you, Charya ji.
All right. So we just did number 3 breakout number. Rituji, did we have 4 or 5? फोर तो नहीं है शायद से. 5 also I'm not sure. 5. Is you can just. I don't see 5 in front of. हाँ नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी मुझे नहीं है. Was there anybody for breakout number 6? नहीं है. 7 7 I में think है. we had. Yeah, 7 में है. 8 में कोई नहीं है. Okay, let's do 7 now. 7 में गीता जी शेयर कर दीजिए, then I can talk. Yes, Shalini ji. एक minute. After 7 there is 9. Okay, thank you. 1 second, Shalini. Huh? Okay, so And so Yeah, हमारा चैप्टर था evaluating religious rituals. So go back to go. तो YouTube वीडियो नहीं था तो हमने भी नहीं डाला. Next, so हमारा we got 2 objectives from there to learn to be open-minded about religious rituals and to learn more about one system as prescribed in Vedas. So that was 2 objectives. Next, so where basically we were going to talk about like what exactly is ritual and like a different type of rituals, and then go up now. So what is a ritual? So what is ritual? What is your current understanding of one system? And so basically बच्चों से we were going to ask what is their understanding of ritual, right? Discussion. What is your current understanding of one system? And then what do they know about one system as per Vedas, right? So just to get information, like, what they know. And then, and basically, and then we could go deeper into those aspects कि वेद में कैसे बताया गया है, वर्ण सिस्टम क्या है, रिचुअल का एक्चुअल मीनिंग क्या था, and then we can evaluate why we have to evaluate rituals. So there was a very book में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, वो गणेश भगवान जो कि एक इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड वाइड की, वो गणेश भगवान मिल्क ग्रहण कर रहे थे सब जगह से. So basically my thought कि वो actually क्या था, उसका scientific reason भी दिया गया था, and people were around the world was like trying to say कि okay भगवान प्रकट हुए and he is taking the milk. So basically talk about those kind of things कि blindly नहीं उसको accept करना है कोई चीजें, उसके पीछे scientific reason था, और what happens with those ऐसे faith से क्या होता है, and then discussion about like वो जो दूध इतने waste हुआ, milk इतना waste हुआ, instead of गरीब लोगों को, बच्चों को देने के बजाय या needy लोगों को इतना सब लोग waste कर दिए इस ritual पे, right? So those kind of things. And so basically that's right, and why people do like ritual क्यों करते हैं, बहुत fear based है इसलिए करते हैं. So that's those kind of things. Next, then basically we talk about one system, like it's based on gender, economic and caste system, right? So मेरा classes usually I try to relate to real life lessons, like or examples. So one question I had to Geeta ji and everyone, should we, for example, one system, right? We can talk about Indian one system, but we can relate to also current situations, right? Like just say, for example, Black Lives Matter is a one example, right?
बहुत हर जगह inequality है. तो is it okay to go into those like discussions? क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजों में अगर उनको करंट सिचुएशन से अगर उसको रिलेट कराए तो दे डू गेट मोर. Maybe Shalini, we can park this point, and once we are done with the slide, can have the Okay. answer. Okay. Okay. So go to next, right? So basically, our activity was like towards discussion, like one system should be based on your ability and not be based on inheritance. Do you agree? And why do you agree, right? And maybe asking questions to kids like is their ability and what they want to do, right? Something like that. And then think about pros and cons of fireworks in Diwali, right? So that's toward ritual, right? Like whether it's like what do they think about that ritual? So that was that. Next. Yep, that's it. Last slide, yes. All right, thank you for the presentation. Anybody has any question on that, or if there anything that we want to discuss on that? Acharya ji, Sumedha ji, anything that we want to have a feedback or any discussion on that, or should we go to the next one? We'd like some more clarity on this with respect to the title, what we are dealing with, the main subject के साथ. There are a few loose ends that need to be tied up. I don't know. Acharya ji, आप बताएं. आचार्य जी. आचार्य जी, ये जो अभी लेसन प्लान देखा है, अभी जो लेसन प्लान देखा है, हाँ, नहीं वो कह रहे, इनका विचार है कि नहीं, मैं और आचार्य जी हम दोनों ही इसे देख नहीं पाए. सुमेधा जी, जरा आपने देखा हो तो. कुछ एक हमारा फैमिली मैसेजिंग हो रही थी बीच में बच्चों की, वहाँ कुछ अर्जेंट इशू था. हाँ जी, नहीं, I didn't pay that much attention. I am unable to comment. I looked at it. I think it has hit upon all the main points of the lesson. It is a complex topic. I remember when we did this chapter a couple of years ago, it took us a couple of lessons to go through it. And it's, I think, एक और second भाग भी है. So this lesson itself goes in 2 chapters, and then the first chapter itself took us some time. You've hit the main points when you say you want to talk about rituals that children can relate to. That's good. We also asked them for examples of rituals that they're aware of, and some of them came up with very good examples of Agnihotra, or they've seen their parents just do a little meditation in the day, and that's what gets into the universality of what the Vedas talk about, right? You shouldn't have to go to a temple to do something, but you should be able to do Havan or Agnihotra anywhere in your house. So it was I think in this chapter again, because it's for 6th grade, if I remember correctly, there's a lot of discussion that happens. And it's a big complex topic, Sumedha ji. Yeah. It is. So it does take a little bit of time to go through it, and there will be a lot of questions, that will come in from the children as well, because especially the chapter gets into very specific examples of India, right? And it also gets into inequality. Then it touches upon the Varn system. So there are layers that you are peeling, and depending on how much the class can absorb
and you will have to take it to that extent. Diwali, yes, it's a festival, and again, that can be its own topic. I wasn't sure, and maybe Acharya can comment on it, because there's a lot of material around Diwali and the right context of it versus the stories that we hear about. So that we'll just have to be careful. You get the right information on time, and that's why it's very important that the lessons are available at least 2 weeks in advance. So especially if there are questions or doubts, Acharya ji or the curriculum leads have had a chance to look at it and help you. So one point I had was, as I said, sometimes when you go into discussions, right, and that cannot be approved beforehand, right? For example, as I said, whenever I took classes in my New York chapter, right, I always took current situation or relate to where kids could relate to real life examples, right? So that's was my point, how do you get approval for those kind of things before? Jay, bilkul. I mean, some of it would just be natural discussion, because you're right. The first thing is what they see around themselves, right, in their immediate environment, and those are just natural questions that will come up as part of the conversation. So yes, I mean, what we've done is tie it back to the overall theme of what the chapter is, and some of these do tie back. Some of these may be a little bit separate or complicated to deal with, and of course that's why we have our acharyajis. So I think it's perfectly all right if a question is going in a certain direction where either we are not prepared to have the discussion, or the children are not, we can just park it and come back to it, right? We'd rather have a little bit more research and thought around a topic, and then address it in the next class. So I think that's perfectly all right. May I say, without having read the basic books on which this presentation is intended to be based, the previous two presentations, a person who's totally unfamiliar could know कि क्या बात हो रही है. इसमें वर्ण व्यवस्था and rituals का connection ही, there are two diverse topics. Why are they in the same chapter in the presentation? That's my question. Why because that chapter covered both, right? So why have we covered one Vyavastha? Could these be separated into two separate topics? Sumedha ji, kaun se book ka kaun sa chapter hai ye? This is book 7, so it will be for grade 6. It's the first chapter. मतलब मैंने कोई बुक्स नहीं देखी हैं, मैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन सुनते ही मेरे को I could not follow, I was confused. Book 7. तो बच्चों का क्या हाल होगा? I think there's a section that talks about in unequal access. It is book 7, chapter 1 is evaluating religious rituals. Learning objectives to learn to be open-minded about religious rituals, to understand the Varna system as prescribed in the Vedas. तो हम इसमें वर्ण व्यवस्था पर ही बात कर रहे हैं कि वेदों में किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था है. बेसिकली ये चैप्टर उसी पर है. तो प्रारंभ होता है, Agasti, do you believe in God? Agasti, Nani, there are so many religion with different kinds of ritual and practices within each. Also within a particular religion, there are so many sects and subsects, it is also confusing. Then Nani, I agree with you, Agasti. Unfortunately, religion is the most significant reason for misunderstanding amongst humans. People do not hesitate to kill each other over it. There is so much conflict among religious leaders themselves. Then Agasti asked, it is like people fighting with each other over who has the better friend. Nani, also over the year, our relationship with God has become fear-based. We often hear this, if you do not do this, God will punish you or his soul will not rest in peace, etc. I can, to an extent, understand your mindset. With all this confusion, the younger generation is losing faith in the Almighty.
So the lesson goes like this. It's a long lesson because it's for grade 6. जी, तो खरे विपिन जी, यह लेसन जो है ये वर्ण व्यवस्था पर ही है, लेकिन वर्ण व्यवस्था क्योंकि अलग अलग जिसे रिलीजियस समाजों में अलग अलग रूप से काम कर रही है, हानि पहुंचा रही है, इसलिए यह चैप्टर वहां से प्रारंभ होता है। और मुझे लगता है कविता जी कि अ चैप्टर लाइक दिस एंड जब हम लेसन प्लान सबमिट करेंगे, आई एम श्योर कि वी मे नीड अ डिस्कशन विथ यू और आचार्य जी on how to present this, because it can be a difficult topic for us also, and we want to make sure that we are using the right words in the class, and so a chapter like this would definitely require discussion. पहला मैंने जैसे हमने बेटा जैसे कहा है ना कि पहली क्लास में जब आप जाएं, क्योंकि हर साल कुछ नए बच्चे आते हैं, तो पहली क्लास में ही आपको अभिवादन या कुछ वैसे आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, या इस तरह की, या जो ईश्वर के बारे में, ईश्वर क्या जो पिछली क्लास में आपने पढ़ाया हुआ है या किसी और टीचर का बनाया हुआ लेसन प्लान है, पहली कक्षा में आपको उससे जाना है। देवव्रती जी ने बहुत सारे लेसन प्लान बनाए हैं। पहली क्लास में एकदम पुस्तक लेकर ऐसे नहीं शुरू हो जाना, एकदम नए बच्चे के लिए बड़ी बॉम्बार्डिंग हो जाती है ना, चाहे क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 6th ग्रेड के बच्चों के लिए है। बुक 7th जो बुक है वो हमारी 6th ग्रेड के बच्चों की है, तो चाहे बच्चा 6th ग्रेड का है, पर हो सकता है कोई नया बच्चा आए आपके पास, उसे पता नहीं है कि वर्ण व्यवस्था होती क्या है। तो इसलिए जो भी बड़ी क्लासेस के वे हैं चैप्टर्स, वो तो सभी, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि 2 वीक पहले आप दीजिए एडवांस में, so that we can go through those lesson plans and topics. और फिर आचार्य जी के पास जब आप बैठेंगे तो आचार्य जी से जब आपका टाइमिंग है, स्लॉट जब भी आपका है, क्योंकि हर टीचर का कंपलसरी है, हर वॉलंटियर का कंपलसरी आचार्य जी के साथ बैठना, तो इसमें आप उनसे ऐसे टॉपिक डिस्कस करिए। Also, Kavita ji, before we make our lesson plan, we will get an overview from Acharya ji, which will help us to. जी बिल्कुल, yes. आज तो rough था, but yeah, eventually. All right, thank you everyone for the presentation. Which one is our next room? Is it number 8 now? Am I yeah, Geeta ji, you were 7. Do we have number 8 now? Anybody for 8? No, we didn't have 8. We had 9. Reshma ji, Vivek ji, Reshma ji, and I think Sanjay ji. Yes, 9. All right. Yeah, I'd like to ask one of the others in the group do the screen share, because I actually have to leave in a few minutes. So in case discussion is still going on, I don't want the screen to go away. स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दीजिए रेशमा जी को, या कोई दूसरा शेयर कर ले। Yeah, screen sharing is on. Sanjay ji. Who else was there with you, Reshma ji? It was Sanjay ji and Vivek ji. Jaiswal ji. हाँ, so any of them, please share. Can I go back just a minute? अभी मैं देख रहा था ये volume 7 chapter 1, you know, अभी the title was evaluating religious rituals. I see this chapter. It's I think it is for age what 12, 13, whatever it is.
They are a mix of ideas. I think the central point here is due to religious rituals, in the name of religious rituals, in anti to temples or certain place of worship, whatever it is, some sort of discrimination. So first they are talking about a rich person gets an ante into a temple, a favored ante. So based on economic background, and then he is saying something like another area, gender inequality, and then the caste based. So it is actually the central focus in this chapter is there should not be discrimination among human beings, and the prevalent discrimination, say in India, is on account of rich and poor, then men and women, and then the caste system, birth based. Now, now the other person is arguing, no, it should not happen. It should not. So when it comes to caste, then this word or concept is being spelled out. You know, to that word is okay, but birth-based caste is bad. So the chapter is not on caste or any such thing. It's broadly about there should not be discrimination, and discrimination is prevailing in India, even in place of worship, and on three accounts that I could quickly see based on your economic status, based on gender, and based on your birth based. Otherwise, the chapter can look very confusing. What is the focus? But as I just now read it, it's not that bad. And it does fall under the overall title of evaluating religious rituals because the context is, you know, visiting a place of worship, so to say. I'm sorry, I just, you know, I was slightly late in. Please go ahead with. Thank you, Charyaji. Vivek ji, please go ahead. रेशमा जी करेंगे, विवेक जी स्लाइड शेयर कर रहे हैं. हाँ जी. So we started this based on chapter 1 of Acharya ji's book, As Simple as It Gets, for grade 8. Towards the end, Ankit ji did come in with some helpful information that this book has so many chapters that we really would want to cover a few at a time, and chapters 1, 2, and 3 go together. So this is a work in progress. So those first 3 chapters, which we didn't have time to completely read, do cover mind, body, and soul. We don't have a video at this moment. So initially, the text on the bottom, that's what we had for objectives. But after hearing Acharya Kavita ji's feedback on that, I put a more simple one on the top. I think we were thinking more for the teachers than for the students with the list. It's good, Reshma ji. Don't get confused with that comment because Sunita ji made it clear that it is for teachers. Yeah. So learn about the relationship between mind, body, and soul is our objective. And then, yeah, so basically those details, some major points. These were from the first chapter. Soul is different from body, does not change. The body keeps changing. The birth is when the soul unites with the body, and death is the departure of the soul from the body. And there would be more details from chapters 2 and 3 if we had had time to continue with those. So we didn't change the basic agenda. I think after completing the whole thing, you know, before using this, you know, it would be good to come back and add a little more detail on this slide. So this is 8th grade. So a basic warm-up as a discussion for that level we thought was appropriate. Starting with, you know, what are the different ways the body changes over time? Just getting them to think about all the different things, you know, our hair grows, our nails grow, cells change, so much happens.
And then after they discuss that for a couple of minutes, then there's the question of what makes each of us who we are, what makes you who you are ultimately. So then the bulk of the, again for this age group, 8th grade, we thought the bulk of the class would be discussion. This is a very philosophical type book. And these first 3 chapters are about mind, body, and soul. The first chapter compares the human body to a car. So we thought that we could start with that and what that comparison is. And then we can ask them to think on their own. What are other things, what other systems they can think of that they have seen that they can think of as a mind, a body, and a soul. Birth and death is covered in this first chapter, and how the body changes over time. Again, there would be much more discussion to include chapters 2 and 3. So after discussing all of the information from the chapter, one other thing, a helpful bit of information from Ankit Ji, he said that it would be useful to have the 8th graders read the chapter in advance so that there is time to discuss everything. So they should come into class already having read all this. And then we discuss, and as a wrap up, the summary, we are born, we also die. Our body goes through changes continuously throughout our lifespan. And the soul, which at the end we come to the conclusion that the soul is the real me, the real person. It does not change. It stays the same. It remains constant. And then we thought it would be good to give them a few questions to think about before the next class, sort of a homework, something that they can think about, maybe write a few sentences, discuss. What are the major systems of the human body? Where does the soul reside? And why can't we bring a human back to life after death? Just a few questions to get them to start thinking a little more deeply. So that's as far as we got. All right, thank you, Reshma ji. Acharya ji, anything, Sumedha ji, anything to add on to it, or anybody else? Any questions again on this presentation, or do we move to the next one now? I think it's good. पर अंकित जी ने पढ़ाई हुई है ये पुस्तक, और 1 साल में ये पुस्तक पूरी नहीं हो पाती है. And there is too much to cover, क्योंकि सारे वैदिक कॉन्सेप्ट 2 बच्चों के डायलॉग के थ्रू आचार्य जी ने लगभग भी 18-15 साल पहले लिखे थे. तो बहुत सारे इसमें वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर 2 बच्चे बात कर रहे हैं. तो इसलिए बहुत इसको, और अगर बहुत अच्छे से ये बच्चों तक चली जाए, ये बच्चों की एक हैंडबुक जैसी हो सकती है. अगर उस एज के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आप दे दें तो उसके बाद मतलब आप हो सकते हैं कि आपके बच्चों को सब लगभग मोटी सभी चीजें समझा दी हैं आपने. इसलिए इसे बहुत आचार्य जी के साथ बैठकर भी बहुत समझना होगा. अंकित जी पढ़ाते थे इस क्लास को अभी तक, और अंकित जी ने खुद पहले आचार्य जी ने जब जैसे बच्चों को पढ़ाई है वो अंकित जी ने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है फॉर टीचर्स आल्सो. तो इसमें आप थोड़ा सा पहले इसे पढ़ लें, खाली लेसन प्लान बनाने के उद्देश्य से नहीं. मैं चाहती हूँ कि टीचर्स इस पूरी बुक को ऐसे ही पढ़ लें एक बार, तो आपको एक ओवरऑल व्यू आ जाएगा, है ना. और फिर आपको जहां लगे कि हो सकता है कुछ बिगनिंग में कोई ऐसा शब्द आए हैं, कॉन्सेप्ट्स आए हैं जिनका, या बाद में आए हैं जिनका पहले वाले से संबंध है, पहले आए हैं जिनका बाद वाले से संबंध है, तो आपको कहीं भी कुछ होता है तो आचार्य जी से बात कर सकते हैं. अब जैसे आत्मा क्या है जनरली, है ना, उसका स्वरूप क्या है. अब जैसे चित्त की बात आएगी, कुछ ऐसी शब्दावली आ सकती है वैदिक जो जनरली हम लोग उसका अलग अर्थ लेते हैं. तो टीचर्स इसलिए, और ये भी ध्यान रखने की बात है कि इसके बाद का जो बच्चा है वह हमारे पास नहीं होगा पढ़ाने के लिए. बच्चों का ये आखिरी साल होगा हमारे साथ जिन्हें हम कुछ दे रहे हैं. तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे को अभी जो दे दिया उसके बाद हमारे पास मौका नहीं मिलना कुछ और सिखाने का हमें. तो हमें बहुत सावधान होकर सारी चीजें बहुत अच्छे से बच्चे को देनी है. तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप पूरा पढ़ लें, और जहां जहां ऐसा लगता है एक बार आचार्य जी से भी उसे साथ साथ डिस्कस करते रहें.
Thank you, Charaji. Thank you. Vivek, you can stop sharing now, please. Thank you. वो इसकी बात हुई थी Acharya ji has to say something. वह मैं इसका वो कवर नहीं दिखा पाया था अभी, एक मिनट, यदि जस्ट दिखाने के लिए जी Thank you. Thank you, Acharya ji. We had group number 10, Sarla ji, Richa ji, Bharat ji. Hi, I had the pleasure of working with Richa ji in Houston, Sarla ji, and Bharat ji. I will share my screen. My group members, if I miss anything, please feel free to step in. And Anjali ji, I just want to say thank you for this opportunity. It was fun, and I actually learned a lot. So I appreciate it. Thank you. Thank you so much. Oh, sorry, I should share my screen. All right, we had kindergarten, so our mindset was around kindergarten, chapter 3A, God is maker of the universe. Overview and purpose, we didn't have the video of Chatterjee, so we just left it. Our objective is going to be 2 main points that we want the kindergartners to understand. God has created everyone, and God is everywhere. And then with the prompt, we were going to start off, what do we know about God? And we're going to have the kids share, has anyone seen God? And then draw a picture of what you feel God looks like, because these are kindergartners. We really would want it activity-based. And then remind them, Om is the name of God. For activity, we will have the kids pair share reading with the understanding that they're being kindergartners. So hopefully parents will be side by side helping them read. And since they're kindergartners, we'll stop in between and we'll ask them to summarize each paragraph that they read. And then over here is a true or false. So we want the kids to participate. They would give a thumbs up or thumbs down if they disagree with thumbs up if they agree with the statement, thumbs down if not. And that'll be a good check-in for us. If we feel any child is not understanding the concept, we can review it over. And then these questions here were posed at the end of the chapter, something that they are to do with their family beyond this class. We keep in mind, please continue having this discussion. And then we would do a wrap up. What did we talk about today and how does this connect with this lesson? And remember that God is formless and present everywhere. That was everything that we shared. I just want to add on one little thing. Richa ji has done an amazing job. We had a very good team and a lot of discussion. So the only thing that we wanted to take away from this chapter is to be very flexible. Our strategy was to have the children open up and talk about what they think about. So if we are talking about God, what is their understanding of God? So if we are talking about being a better human being, if we are talking about love, forgiveness, because in our initial question, we were talking about how we want children. Richa ji, if you could go back to the first part of this where we were talking about having them draw. So we wanted them to draw a picture of what you feel God looks like. So we wanted to talk about forgiveness, love, creation, and then with this as a backdrop, can they draw a picture of what they feel God looks like through their eyes? So that was one way we were going to start thinking about it, and then we were going to read the chapter. So that's all. ये क्वेश्चन ऋचा जी आपने बहुत अच्छा मेरे दो दिए थे, थैंक यू ऋचा जी। ये बहुत अच्छा था क्योंकि ये जो पॉइंट था कि आप इसकी पिक्चर ड्रॉ करें कि आपका गॉड के बारे में क्या फील करते हैं या कैसा दिखाई दे, तो ये हमारी मान्यताओं से मेल नहीं खाता क्योंकि हम ऐसी कोई चीज प्रमोट नहीं करना चाहते जो ईश्वर के निराकारत्व से बच्चे को वैसा न देती हो भाव। दूसरी बात, ओम का यह जो आपने फोटो लगाई है, इसमें हम
ये जो ओम है इस तरह से लिखा जाता है, ये ब्राह्मी लिपि में जब ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, पत्तों को काट कर, तब ऐसा लिखा जाता था। पर हम जब अब ओम प्रयोग करते हैं तो ओ फिर म हलंत लगाकर उसी को प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए इसकी जगह हम उसे रिप्लेस कर लेंगे। Thank you. कविता जी, आप जी, साइंस thank टीचर you के very बारे much. में पूछ रही थी ना, ये ऋचा ही है साइंस टीचर। अच्छा अच्छा अच्छा, यही ऋचा है। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस। Alright, thank you ऋचा तो जी। अभी जो आप कमेंट कर रही थी ना ऋचा जी, बोथ ऋचा सिंगल्स जी, जो अभी जिन्होंने आपकी इस पर कमेंट किया उनका नाम भी ऋचा ही है, वे ऋचा उपाध्याय हैं। तो तीन ऋचाएं हैं। देखिए वेद की हम बोलते हैं ऋचाएं, यहाँ 3 ऋचा हमारे पास यहीं पर हैं। 2 ने प्रेजेंट की, 3 बोल रही थी अभी। मेरे ग्रुप में सारे ऋचा थी कविता जी। वेरी गुड। चलिए अंजलि जी, और कौन सा ग्रुप बचा है अभी? ऋचा जी, आपका 13 था ग्रुप? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका ग्रुप अभी बचा है या दैट वाज द सेम ग्रुप? 12 and 13। हाँ जी, हमारा डिफरेंट ग्रुप है। अच्छा, तो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। पर अभी तो 10 ने प्रेजेंट किया ना, उसके बाद 10 ने किया है। हाँ जी, 11 नहीं है। 11 नहीं तो है। 12 में 12 हम लोग 12 है अभी। 12 पृथा जी, आपका ग्रुप 12 है? जी। Yes. सॉरी, ओके ओके। सो पृथा जी, थैंक यू ऋचा जी। सो नंबर 12, यस, एंड देन आई थिंक वी हैव। उन्होंने शुरू कर दिया तो वो कर सकते हैं, हम उसके बाद ले लेंगे टर्न। मैं बस बता रही थी नहीं, 12 बचा है, वो उन्होंने शुरू कर दिया तो वो कर सकती है। कोई बात नहीं, आप करिए, कोई बात नहीं, एक ही सेकंड। या पृथा जी, गो अहेड। तो मेरे साथ में हेल्प करने के लिए ग्रुप में अंजलि आर्या जी थी और वेद सागर जी थे। तो हम लोगों को ग्रेड 2 का चैप्टर 2 किया है प्रिपेयर, जिसमें चैप्टर का नाम है द डॉक्टर। इन्होंने इसमें चैप्टर में डॉक्टर की स्टोरी है, श्री डॉक्टर सरदाना जी, और उसके साथ में एनिमल क्रुएल्टी को लिंक किया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव हमने वैसे ही रखे हैं जैसे बुक में थे, डेवलपिंग इंटेंस कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स और एम्फसाइजिंग द ग्रोइंग नीड टू स्टॉप क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। एंड ऑन द साइड नोट, टीचर्स के लिए कमेंट्स में मेंशन किया है कि टीचर्स शुड बी डिस्कसिंग अबाउट डॉक्टर सरदाना, क्योंकि उनकी जो हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन वगैरह रहा है, 1970 का उनका स्टोरी है, तो वो डिस्कस करने के लिए, और तो वो टीचर्स साइड में टीचर्स के लिए नोट है। सो इन वार्म अप एक्टिविटी, just for children to open up and start discussing, we wanted to start with easy questions, जैसे कि what's your favorite animal, क्या pets हैं आपके घर में, do you think animals have feelings, and what is the role of doctors in your life। इस तरह के थोड़े से open ended question, जिससे कि वो डिस्कशन शुरू हो सके। आफ्टर दैट आवर एक्टिविटी, सिंस दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और किस तरह से वो पूरी स्टोरी में लिंक किया है डॉक्टर सरदाना की लाइफ और उनका जो जीवन में उनके जो रोल रहा है एनिमल क्रूएल्टी, जो गौशाला में गायों को बचाने के उसमें। तो इसीलिए एक्टिविटी में हम लोग रीड करने वाले हैं बच्चों को स्क्रीन शेयर करके चैप्टर, and we're going to talk about the key points, that how the girl in the story, Adhira, who's asking all the questions, likes to always read or hear bedtime stories, and again Dr. Sardana ka life experience and hard work, what is गौशाला, the concept of गौशाला और इंडिया में उसका क्या महत्व है वो, और एनिमल्स के लिए हमारे आसपास में क्या जो भी प्रकृति है उसके लिए हमारे पास कितना प्यार होना चाहिए, love towards them. So we did this screenshot, the cut and paste thing for the activities, because these again help the kids to discuss and come up with their own ideas about the chapter, their understanding about the chapter, the topic.
तो वो जी थोड़ा इसका साइज बढ़ा लीजिए, पढ़ा नहीं जा रहा। जी जी थोड़ा एनलार्ज। थैंक यू। और फिर रैपअप में सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन्होंने एक नया शब्द सीखा हिंदी का, गौशाला, तो रैपअप में उनसे पूछना कि डू दे स्टिल रिमेम्बर व्हाट इज अ काउ शेल्टर इज कॉल्ड इन हिंदी, और हाउ दे कैन प्रिवेंट animal cruelty and what they can do in their neighborhood, in their community, in their city. Like there are organizations that they can donate money, or they can devote their time in the animal shelters, और क्या क्या वो कर सकते हैं to come up with those ideas. And the homework is the activity 2 at the end of the chapter, which we thought will be a good thing, interesting thing for them to discuss as homework. एक इसमें बस क्वेश्चन रह गया था, since even उन्होंने गौ हत्या के बारे में डिस्कस किया है, और we didn't know whether we should talk about vegetarianism, क्योंकि अभी उसको रहने देना चाहिए, so that's why we didn't include that aspect in the wrap up, या हमारे पॉइंट्स में भी उसको इंक्लूड नहीं किया था, हम सोच रहे थे आचार्य जी से पूछेंगे, but this was a good example where the book really helped us a lot, because हम लोगों को काफी ideas, और वो स्टोरी इतनी अच्छी थी कि हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस a few pictures in the presentation were good enough to guide us or to make it interesting for the kids. I'll stop my screen share now. Thank you. Thank you, Pritha ji. 2-3 things I would like to mention here after your presentation. First of all, she is Dr. Sadhana. हम लोग वो कंफ्यूज हो रहे थे कि वो सढ़ाना है कि, क्योंकि अधिकतर डॉक्टर्स के नाम लास्ट नेम से रखते हैं, तो ऐसा लगा कि शायद साधना नहीं है, वो सढ़ाना है। नहीं, वो वही है, वो स्क्रिप्ट की, जो रोमन स्क्रिप्ट की लिमिटेशंस हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि देवनागरी को नहीं बता पाती है, हम लोगों को साधना है, तो डॉक्टर साधना है पहली बात। थैंक यू बताने। दूसरी बात मैं यहाँ यह ऐड करना चाहूंगी, हमारी एक स्टूडेंट है, छोटी बच्ची हैं, 6th में होंगी शायद, वे बच्ची अभी अपने ह्यूस्टन में ही रहती है, और अभी एक अपने मुस्लिम परिवार की एक सहेली के यहाँ गई, हमारी स्टूडेंट है वो बच्ची, संस्कृति स्कूल में, और वह जो परिवार है उन्होंने गौ मांस पकाते हैं और खाते हैं, और शायद उस दिन भी पकाया हुआ था। उन्होंने हमारी इस संस्कृति स्कूल की स्टूडेंट से कहा कि तुम भी खाओ, या ऐसे कुछ कहा होगा, तो ये हमारी बिटिया ने कहा कि नहीं नहीं हम तो नहीं खाते। तो उसने कहा क्यों नहीं खाते, इसमें क्या बुराई है? तो इसने कहा कि नहीं, गाय को तो हम अपनी माता समझते हैं, माँ समझते हैं, हम कैसे खा सकते हैं? तो उसने कहा क्यों, गाय को माँ क्यों कहते हो? तो इसने कहा कि जैसे बच्चा छोटा होता है, माँ का दूध पीता है, पर हर बच्चे को कुछ अगर अधिक दूध की जरूरत पड़े या माँ ना हो, इन एब्सेंस और इन एडिशन टू हर फीड, ब्रेस्ट फीड, हम गाय का दूध पीते हैं बच्चे, और जैसे माँ अपना दूध पिला के पालती है, वैसे गाय भी अपना दूध पिलाकर पालती है, तो इसलिए वो भी हमारी माँ है। तो उस लड़की ने सुना, तो उसने कहा कि मैं भी, आई ऑल्सो वांट टू गिव अप दिस काउ, दिस बीफ थिंग। तो आप देखिए, ये हमारी संस्कृति स्कूल की एक छोटी सी बच्ची है, और उसकी माँ ने जब मुझे यह बात बताई, और मैं अभी तक अंदर से भावुक हूँ कि आप सोचते हैं कि संस्कृति स्कूल आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स की, आपकी लाइफ में क्या कर रहा है। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि खाली 2 घंटे का स्कूल है, इससे क्या है, थोड़ी हिंदी पढ़ लेंगे, थोड़ा डांस कर लेंगे, या थोड़ा गाना गा लेंगे, लेकिन आप देखिए कि आपके बच्चे कितने लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और माता पिता जब यह सुनते होंगे कि मेरी एक छोटी सी बच्ची, 11-12 साल की बच्ची ऐसे जवाब देकर किसी को कन्विंस कर सकती है, माता पिता को कितना सुख मिलता होगा, है ना? आप सोचिए तो कितना बड़ा आप काम करने जा रहे हैं जब संस्कृति स्कूल में आप इस तरह से काम करते हैं। 2 बात। अब थर्ड चीज ये मुझे ये कहनी थी कि जैसे अभी आपने यह चैप्टर दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बाकी टीचर्स को भी इसी बहाने कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर खोलें पढ़ाने के लिए, क्लास, अच्छी क्लास वही होती है जहां आप कम बोलें और बच्चों को ज्यादा बोलने के लिए मोटिवेट कर सकें उस टॉपिक पर, उनके माइंड को इस तरह से आप बदल सके कि जो आप कहना चाहती हैं वह उनके मुंह से आ रहा है।
है ना। तो इसी तरह से जैसे अब ये पशु, इस पर बहुत बच्चे, क्योंकि वीगनिज्म आजकल इसमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं इस क्लास में, क्योंकि आजकल दूध को भी मांसाहारी घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में हो सकता है टीचर्स को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े उस क्लास में। तो ऐसे के इसके लिए आप आचार्य जी से या मुझसे अलग से जो भी ऐसा कोई चैप्टर कभी भी लगे जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, टीचर्स के लिए अच्छा है, बल्कि हर किसी के लिए नहीं भी लगता हो, पर कई बार बच्चों के पास बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत डीपली और इमोशनली सोचते हैं। वो कई बार ऐसी बात कहते हैं जो आप सोच ही नहीं सकते, ऐसा प्रश्न कर देंगे। तो इसलिए अच्छा हो कि आप प्रिपेयर्ड रहें, आचार्य जी से बात कर लें, मुझसे बात कर लें, जो आपकी सीनियर टीचर है उससे बात कर लें, है ना। और जब भी कोई चैप्टर खोलें, उसके बारे में बात करना शुरू करने से पहले ऐसा नहीं है कि क्लास में जाते ही स्लाइड हो गई, आचार्य जी का वीडियो हो गया, किताब पढ़ाई और आगे। बच्चों से उस बारे में थोड़ा सा पूछिए। अब जैसे पीछे जो चैप्टर आया था जिसके बारे में थोड़ा हमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, तो अगर कोई टीचर उस चैप्टर को, जो वर्ण वाली बात थी, फिर आचार्य जी ने उसे क्लियर किया कि वो जो हमारे ये प्रेयर के हम मंदिर और इन सब की बात करते हैं, उसके रेफरेंस में वो पूरा चैप्टर है। उसमें 3 चीजें बताई गई हैं कि वहाँ कैसे रिचुअल्स में भी किस तरह का भेदभाव होता है और बच्चे उन कन्फ्लिक्ट से कैसे प्रभावित होते हैं। तो अगर एक टीचर क्लास में जाए और उस चैप्टर को ले, ऐसा नहीं है कि वो सीधा बच्चे के लिए बड़ी बॉम्बार्डिंग जैसा हो जाएगा, ये क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे से यह पूछा जाना चाहिए, अच्छा बेटा क्या तुमने मंदिर देखे, ऐसे स्थान देखे हैं, और कभी तुम्हें ऐसी कोई चीज लगी है वहां पर, है ना। धीरे धीरे बच्चे के माइंड को वहां ले जाइए, और बच्चे के मुंह से हो सकता बच्चा कुछ और बातें कहे, और फिर जब आप उस बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, तब आप बच्चों से कहिए, अच्छा आज अब हम ऐसी बात करते हैं, आपने न्यूज में देखा होगा, ऐसे देखा होगा, कास्ट के बारे में सुना होगा कि मंदिरों में ऐसा, क्योंकि ये न्यूज वगैरह में भी आता रहता है, इंडिया की चीजों को लेकर थोड़ा बदनाम करने के लिए भी होता है, कुछ सच भी होता है। तो वो 3 पॉइंट आ जाएंगे। फिर आप कहिए, अच्छा इन 3 पॉइंट्स को, कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है इस 3 तरह से, हम एक एक डिस्क्रिमिनेशन पर आगे आगे बात करते हैं। तो वो चैप्टर काफी लंबा जाएगा, एक बार में नहीं होगा, वो चैप्टर भी लंबा है, टॉपिक भी लंबा है, और वह आगे तक बढ़ सकता है। लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। बच्चे पहले क्या कहते हैं, हाँ उन्होंने कहीं विजिट किया है मंदिर में, या वे भारत गए थे, ऐसा हुआ है ना, और वहां पर ऐसा होता है कि जो पैसे वाला है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, या जेंडर पर पुरुष को दिया जाता है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये बड़ा बड़ा मुद्दा बना हुआ था न्यूज में, इंटरनेशनल न्यूज में भी, कि इंडियन जो है ऐसी जगह पे महिलाएं नहीं जाती हैं, वो शनि के नाम पर एक आ रहा था। तो ऐसे तीनों टॉपिक्स को आप एड्रेस कर सकते हैं, फिर उसमें आप वर्ण पर आ सकते हैं। तो हर क्लास में हर टीचर ये भी ध्यान रखे, जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रही हैं, बच्चों को एकदम ऐसा ना लगे कि शॉक जैसा लग रहा है, क्या एक नई चीज आ गई। थोड़ा सा बच्चों को इन्वॉल्व करे बातचीत करके उसमें, फिर टॉपिक जो है फिर वो खुल जाएगा। ठीक है जी। सुमेधा जी आगे, अंजलि जी। हाँ जी, थैंक यू प्रथा जी, थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सो मच। 13 is our last group, I guess, right, Pritu ji? Yes. हाँ जी, रीता जी। कोई टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट our team tried our best to put together what we learned from the book. So our chapter was God is Everywhere, waiting on the YouTube link. So hamara objective is to let kids know that God is present everywhere, in air, sky, water, home, inside us, and we cannot hide ourselves or our thoughts from God. So for the warm-up questions, we thought it'd be a good idea to ask kids if they believe in things that they see, that they touch, that they they see in front of them. What about the things that they cannot see and they can only feel? So things like air, electricity. These are just a couple examples we picked from the book, and some remarks that if we do not see some things, that does not mean that they do not exist.
So first activity was cotton ball and bowl of water. We're gonna ask them to dip cotton in water and ask them why cotton is heavy. I guess they will respond that cotton has soaked all the water. Then we will ask the question if they see the water inside the cotton. Obviously no, because the water is even though it's not, it cannot be seen, but it is present. So similarly, God is also not visible, but his presence is everywhere. Second activity on the fan, that how does fan work? It's powered by electricity, but can we see it? It blows air. Can we see the air? We cannot see these things, but we know they exist. We can feel the air. We know electricity powers the machines. So same way, God also exists. God is everywhere around us, in every corner of our house. Then third item, we thought we can ask kids if they can share some things that they cannot see but can feel only, but are present, like see, hear, touch, taste, love, anger. So like I said before, everything that cannot be seen does not mean it's not there. Similarly, God cannot be seen but is present everywhere. So then I summed up everything, like we summed up everything, what we talked in initial slides, that just like fan air, the air in the atmosphere, we inhale and exhale, but we do not see it. Similarly, we cannot see God, but we can feel him. He sees us, hears us, watches us every second. We cannot hide anything from him, not even our thoughts. He's everywhere and knows everything. God is omnipresent. I'm sorry, I think I need to, I think I repeated that line, so I need to fix that. So in the wrap up, we're going to talk about what we said previously. Water cannot be seen in the cotton, but is present. Fan, we cannot see electricity, but we feel air. So there are a lot of things that we believe in, but can't see. So God is also present in every corner. We don't see it, but it exists in every person, in the air. And the take-home activity for them is to discuss with the family that why do we need to go to the temple if God is present everywhere? This can be very, I don't know what kids can come up with. I think this can be a very conflicting topic. I don't know. Maybe I think when we give the homework, we probably need to be prepared for the answers and have good answers as well from Acharya ji and both Acharya Jis. Yeah, that's it. Very good, Richa ji. Indeed, it is really impressive. आचार्य जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे शायद बाद में? मैं बस एक चीज और कह रही थी कि एक लॉजिक इसमें यह भी जोड़ी जा सकती है कि जो चीज जितनी बड़ी होगी, जिसे जितना ज्यादा जगह पर फैली हुई है, वह उतनी स्थूल नहीं हो सकती ना। जैसे वायु सब जगह, अगर वायु स्थूल होगी, आंखों से दिखाई देने वाली, तो वो इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, एक फ्लाइट जितनी, सबसे बड़े साइज की कोई आप चीज ले लीजिए, वह उतनी ही हो सकती है ना। तो जो चीज जितनी ज्यादा व्यापक होगी, उसे उतना ही आंखों से विजिबल नहीं होनी चाहिए। उसकी शेपलेस होगी, जो भी हम ईश्वर के गुण बोलते हैं ना, निराकार, सर्वव्यापक, उसमें वो जितनी चीज जो भी व्यापक है, उसे उतना ही वैसे होना पड़ेगा, शेपलेस होना पड़ेगा, इनविजिबल होना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें आएंगी। तो यह भी एक चीज इसमें जोड़ी जा सकती है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। कविता जी, व्यापक का जी आचार्य, सॉरी। हाँ चलिए आचार्य जी बोल लें, फिर क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा था, आपने कॉटन और पानी वाला एग्जांपल दिया है। तो शास्त्रों में देते हैं वो कि जैसे दूध में मक्खन है लेकिन दिखाई नहीं देता, या मूंगफली दाने में तेल है लेकिन दिखाई नहीं देता, ऐसे। और जो ये बड़ी समस्या आती है छोटे बच्चों की कि ईश्वर सब जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता।
This is their first question in mind. तो एक मैं इसका उदाहरण देता हूँ that may be added, लेकिन I think you are able to think of your own. मैं बोलता हूँ जैसे हवा है, दिखाई नहीं देती है, पर sometimes in the morning it is a fog. So when air becomes visible, then we know it, how harmful it is. It just, you know, it removes our and cause a lot of accidents. So fog, everybody has seen it. And if it is too dense, it can spoil our life. So अभी जैसे इन्होंने कहा आचार्य कविता जी ने कि जो चीज ज्यादा व्यापक है वो दिखाई देने लग जाए तो बहुत समस्या हो जाएगी। ईश्वर यदि दिखाई देने लग जाए तो कुछ हमें और कोई चीज दिखाई भी नहीं देगी। तो it is a impractical possibility. तो वो व्यापक भी है और बहुत सूक्ष्म भी है। तो दोनों चीजें हैं। सटल में इसको बोलते हैं ओम खम ब्रह्म। तो ब्रह्म यानी वो बहुत बड़ा भी है। एक हाथी बड़ा है लेकिन वो छोटे चूहे के बिल में नहीं जा सकता। तो ऑन द अदर साइड इट इज खम इन द सेंस जैसे आकाश जैसे सूक्ष्म है, सटल है, उतना वो खम ब्रह्म दोनों है। ओम खम ब्रह्म बम बोलते हैं। यजुर्वेद की एंडिंग ही ऐसे ही है। तो वो बहुत बहुत सब उससे बड़ा कोई नहीं और उससे छोटा उससे सूक्ष्म कुछ नहीं। तो छोटा शब्द हम नहीं बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं, सटल। यानी जैसे पानी में हवा चली जाती है क्योंकि दैट इज इन लिक्विड फेज एंड वायु इज इन गैस फेज। तो पानी में हवा है मिली हुई। वैसे ही जो जितनी चीज सूक्ष्म है वो सब चीजों में घुस कर मिल जाती है। तो हमारे अंदर भी है, सब जगह है। और अभी तो जैसे एटम्स वगैरह की बात होती है कि कण कण परमाणु अणु परमाणु है ना, अणु का भी परमाणु हो गया। तो ये सब कहीं दिखाई नहीं देते लेकिन उनकी शक्ति अब तो साइंस में लोग पढ़ रहे हैं कि कितनी शक्ति है एक परमाणु में भी। परमाणु बम दुनिया का सबसे एटम बम जिसे बोलते हैं। तो एटम्स में कितनी कितनी शक्ति है। तो ईश्वर उससे भी सूक्ष्म है। और कंजेक्चर के रूप में अभी जैसे पिछले सप्ताह AYM के बच्चों को मुझे बोलना था 10-15 मिनट, जो हाई स्कूल से अब कॉलेज जाने वाले हैं। तो मैं ईश्वर के बारे में जब बड़े बच्चे हों तो यही बोलता हूँ कि ही इज द मेकर ऑफ ऑल द नेचुरल थिंग्स। जैसे घर में इतनी सारी चीजें हैं, मेज है, कुर्सी है, लैपटॉप है, फोन है, तो हम जानते हैं किसी मनुष्य ने ये बनाई है। और घर से बाहर जब आते हैं तो नेचुरल चीजें हैं, चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु जल है। तो इनको भी बनाने वाला कोई है। If there is a thing, then somebody has made it. और दूसरी चीज हम बोलते हैं जो चीजों में मूवमेंट है, जैसे घर में भी एक कुर्सी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जाती है, एक कॉन्शियस बीइंग उसको उठाकर फोर्स अप्लाई करता है एंड देन ही डिस्प्लेसेस इट। तो वैसे ही नेचुरली जैसे हवा बहती है, पानी बहता है, पृथ्वी घूम रही है, ये सारे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं इसके लिए भी एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। क्योंकि मनुष्य तो पृथ्वी को नहीं चंद्रमा या सूर्य के चारों तरफ घुमा सकते, तो इसको घुमाने वाला। पर हाँ बड़े बच्चे हैं तो उनसे बोला जा सकता है कि ऑल दीज आर ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज, बट फोर्स और नेचुरल लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। तो हम कहना चाहते हैं देयर इज अ लॉ मेकर, है ना, देयर इज सम इंटेलिजेंट फोर्स who has made all these laws. और law जैसे gravitational law भी है, which is making the earth orbit around the sun. तो earth is a, you know, lacking consciousness. उसको कैसे मालूम कि I have to follow this law? So somebody has to enforce that law. So law making, law enforcement, that all causes movement, dynamics of the universe. तो ये मूवमेंट की बात आ गई, डायनामिक्स की बात आ गई, और उससे पहले आ गई मेकिंग ऑफ इट। तो संसार को बनाना और संसार को चलाना, ये दो चीजें हैं। घर में हम चीजें हम खुद बना लेते हैं, हम खुद चलाते हैं,
लेकिन ये जो सारे संसार की चीज है तो उसके लिए एक दूसरी कॉन्शियस बीइंग है. तो ओनली ए कॉन्शियस बीइंग कैन मेक एंड कैन कॉज ए मूवमेंट. तो ये घर से बाहर जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके लिए एक ईश्वर का होना जरूरी है. फिर प्रश्न आता है यदि है तो हमें पता है, यानी हाउ डू यू वैलिडेट इट. तो ये तो एक कंजेक्चर हुआ कि वो शायद है, लेकिन अंत में सीइंग इज बिलीविंग. तो वहां पर हमें मेडिटेशन को हम जोर देते हैं कि व्हेन यू आर डिस्कनेक्ट फ्रॉम माइंड तब आप उससे जुड़ जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे. और यहाँ तक बात बोली है तो एक पॉइंट और आप लोग समझ जाएंगे कि जब हम मेडिटेशन ध्यान में डिस्कनेक्ट ऑफ माइंड होते हैं तो बार बार जब हम जहाँ जाते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा लग रहा है मुझे, है ना. तो एक जो अच्छा लगना है फिर हम पूछते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए आप एक शब्द बोल दीजिए कि आनंद की अनुभूति. तो अब प्रश्न उठता है कि जब मैं मेडिटेशन में डीप इनसाइड अपने आप से अलग अपने आप में पहुंच जाता हूं तो उसको बोलते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान. यानी दृष्टा अब अपने स्वरूप में स्थापित हो गया. तो मैं अब अपने, क्योंकि मैं अब मन से वियुक्त हो गया हूँ तो मैं अब अपने आप में हूँ. अब यदि मैं अपने आप में हूँ और मैं वहां से आके बोलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति हुई, तो ऋषियों का कहना है यदि वो आनंद आपका ही गुण होता तो आप हमेशा आनंदित रहते, है ना. फिर पर जीवन में ऐसा नहीं होता. तो यही प्रमाण है कि मैं ईश्वर के साथ था और वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उसके आनंद का मुझे थोड़ा रस मिला, है ना. तो जब मैं उसकी गोद में जाता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है. तो आनंद मिलना इज द एविडेंस दैट ही इज देयर एंड व्हेन आई एम विद हिम आई फील दैट. तो ये पूरा वैदिक फिलॉसफी का साइकिल है कि पहले हम समझते हैं इसको कोई बनाने वाला है, और हाँ इसका वैलिडेशन या वेरिफिकेशन ये है कि जब मैं उसे पा लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी और के साथ था जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई. तो है ना, ये जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन आदि, वही अंत में आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार की प्रक्रिया है. थैंक यू आचार्य जी, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. आई थिंक इसमें मैं इतना डिटेल्स में शायद नहीं जाऊंगी. इट वाज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर मी, पर हाँ, मैं ये स्लाइड आप सबके लिए ऐसे ही बोला कि आप लोग भी थोड़ा समझ जाएं कि हाँ जी, हम लोग हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, कुछ बेसिस है. राइट. दैट्स गुड टू नो. थैंक यू और आचार्य जी. टीचर्स को एटलीस्ट कम, क्योंकि बच्चा कल को कुछ क्वेश्चन कर दे आपसे तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए ये सब चीजें. हाँ, बच्चे है कभी ना, हो कभी सकता है कुछ बच्चे कभी बहुत बहुत अजीब भयानक प्रश्न प्रश्न करते बच्चों के प्रश्न कभी कभी बहुत ही नए तरह के होते हैं. ठीक है, तो मैं ये प्रेजेंटेशन रिवाइज करके मैं भेज दूंगी. मुझे बता दीजिएगा कहाँ भेजना है. आई विल सेंड इट. अंजलि जी आप म्यूट पर हैं. Sorry. Thank you, Richa ji. Thank you, Acharya ji. So I think we have covered all the presentations, or am I missing anybody? Have I not asked? Please speak up. Please let us know. I think we have finished all the breakout rooms. We can either take a minute of break if you want, Sumedha ji, if you think we should, or otherwise we can go on and start with our next presentation. Yeah, I mean, doing a quick time check, we still have to go through Hindi. Okay. We will not do another hands-on learning with Hindi at this time. But we did want to share a similar overview from Prithaji about Hindi conversation. Creating the slides and the content for that. So in terms of what's remaining on the agenda, there are two more things for everyone. One will be like a 10-15 minute overview of Hindi from Prithaji, and then there's a quick 10-minute wrap up of everything that we've discussed to make sure that we're all settled on